हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू पाथफाइंडर्स एकेडमी फॉर CAPF। आज हम इंडियन पॉलिटी के बारे में जो डिस्कशन है वो करने वाले हैं और आज से हम इंडियन पॉलिटी की नई बैच भी फ्री में चालू करने वाले हैं ऑन यूट्यूब। दिस इज़ उत्कर्ष एंड दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ द इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफली हमारे जो बैचेस है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड a goal CAPF assistant commandant batch for 2021 examination. This is a 8-month batch and we have a good tutors like assistant commandant Prashant Jagtap sir, he is ex assistant commandant, as well as Divya Gupta ma'am, she is also ex assistant commandant, along with other well known tutors. तो जैसा कि आप जानते हैं, जब भी आप अन अकेडमी पे एडमिशन लेते हो तो आपको फ़ी भरनी पड़ती है। तो जब आप फ़ी भरोगे तो उस टाइम पे अगर आप प्रशांत YT10 ये जो कूपन कोड है, अगर ये कोड अगर आप यूज़ करोगे तो आपको उसमें 10% डिस्काउंट मिलेगा। आपकी जो फ़ी आप पे करोगे अन अकेडमी को, तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। एट द सेम टाइम वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड मिशन IB ACIO बैच फॉर 2021 एग्जामिनेशन एंड हियर ऑल्सो वी हैव good tutors like Prashant Jagtap sir, Divya Gupta ma'am, Nitin Rathod sir, along with other well-known tutors. Here also you can avail the offer. कैसे? जो प्रशांत YT नाम का कूपन कोड है उसको आपको वहाँ पे इंसर्ट करना है एंड यू विल गेट 10% ऑफ इन योर एग्जामिनेशन फ़ी. At the same time, there is a ongoing Panda batch. This is conducted by Prashant Jagtap sir. This is a free batch which conducted by at 7 AM in the morning. यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, देर इज़ अ एनालिसिस ऑफ इम्पॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज फॉर CAPFSS, IB ACIO, ऑल SSB इंटरव्यूज़. ओके, यानी कि जितने भी डिफेंस साइड के एग्जामिनेशंस है उनके लिए जो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है वो पांडा बैच में मॉर्निंग में प्रशांत जगताप सर डिस्कस करते हैं. At the same time, we have recently started current affair batch with special MCQs. This is for CDS, FCAT, IB ACIO. This is conducted by Mehul sir. He is one of the faculty of our academy. और जैसे कि आप सभी जानते हैं, ऑलरेडी हमने एक हिस्ट्री का कोर्स किया था. एक्चुअली दिस वाज द इनिशिएशन और द स्टार्टिंग ऑफ आवर एकेडमी ऑन ए यूट्यूब. तो वो जो हिस्ट्री का कोर्स है, दिस इज़ यूजफुल फॉर ऑल डिफेंस एग्जामिनेशंस. दिस वाज कंडक्टेड बाय मी. सो लेट्स स्टार्ट फॉर द टुडेज चैप्टर. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किस चीज़ का? हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व्ड. हमें ब्रिटिशर्स ने किस प्रकार से अलग अलग स्टेप्स पे, अलग अलग टर्निंग पॉइंट्स पे राइट्स दिए थे, वो बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो उसके बेसिस में हमें जाना पड़ेगा स्टार्टिंग में. हियर यू ऑल नो, हियर इज़ अ ग्रेट ब्रिटेन. तो हुआ क्या था इन 1600 AD. देयर वॉज द राइज ऑफ अ प्राइवेट कंपनी जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर. तो जैसे ही प्राइवेट कंपनी राइज हुई थी, उसने क्या किया, सबसे पहले शेयर होल्डर्स या फिर स्टेक होल्डर्स उनको जमा किया, यानी कि ऐसे लोग जो उस कंपनी को प्रमोट करेंगे या फिर प्रॉफिट देंगे. तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज के टाइम में शेयर मार्केट नाम की चीज़ है. तो जिस कंपनी को बड़ा होना है तो वो क्या करते हैं, उनके शेयर्स बेचने को निकलते हैं. और जो शेयर मार्केट में बायर्स होते हैं वो शेयर्स लेके क्या करते हैं, वो जो पैसा होता है वो कंपनी को देते हैं और उस कंपनी से जो शेयर्स होते हैं उसकी ओनरशिप भी लेते हैं. इट मीन्स इनडायरेक्टली दैट जो बायर्स का पैसा है वो कंपनी यूज़ करती है किस चीज़ के लिए, ग्रोथ के लिए. तो उस टाइम पे भी जो मर्चेंट एडवेंचर नाम की कंपनी थी उसने उसके शेयर्स कुछ स्टेक होल्डर्स को बेचे थे और वो ग्रो कर रही थी उस टाइम पे. और जैसे ही वो ग्रो कर रही थी, उसकी प्रॉस्पेरिटी जैसे ही बढ़ने लगी, तो उसने सोचा कि अभी हमें लोकल ट्रेड छोड़ के ग्लोबल ट्रेड में एंट्री करनी चाहिए. और इसी बेसिस पे या फिर इसी बैकग्राउंड पे वो जो कंपनी थी मर्चेंट एडवेंचर,
उसने स्लोली गवर्नमेंट के साथ, उस टाइम की जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उसके साथ डिस्कशन करना शुरू किया था, और अल्टीमेटली इन 1600 AD वो जो मर्चेंट एडवेंचर नाम की कंपनी थी उसको एक चार्टर मिला था। अभी व्हाट इज़ चार्टर? चार्टर बेसिकली आज के टाइम का आप बॉन्ड पेपर कंसिडर कर सकते हो। आज के टाइम पे जैसे 100 रुपीज़ का बॉन्ड पेपर आता है, उसी के साथ 200 का भी आता है, 500 का भी आता है। तो ये जो जैसे बॉन्ड पेपर होते हैं उस टाइम का भी ये काइंड ऑफ बॉन्ड पेपर था जिस पे अलग अलग टर्म्स लिखे जाते थे। अभी हम आज के टाइम पे अगर बॉन्ड पेपर खरीदते तो क्या लिखते हैं? उस पर मेनली लीगल टर्म्स लिखते। तो वही चीज़ जो थी उस टाइम के चार्टर पे लिखी गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। ओके, तो ये जो चार्टर था इसमें वन ऑफ द सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था वो था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी वो केप ऑफ गुड होप नाम की एक प्लेस है साउथ अफ्रीका के नीचे, तो केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में एंड स्ट्रेट ऑफ मैगेलन नाम की एक स्ट्रेट है साउथ अमेरिका के एक लास्ट टिप पे, तो उसके वेस्ट में, यानी कि केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में एंड साउथ अमेरिका के वेस्ट में, यानी कि स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के वेस्ट में जितना भी एरिया आएगा ये पूरा का पूरा एरिया जो होगा वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर सकते हैं एंड देयर विल बी द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द होल रीजन। ऐसा इस चार्टर में कहा गया था, और यहीं से शुरुआत होती है द राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। ओके, तो जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे वर्ल्ड में एक्सपांड करना शुरू कर देती है तो वो अलग अलग जगह पे कॉलोनीज बना देती है एंड वन ऑफ द कॉलोनी वाज द इंडिया। और अभी हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ तक तो हमने एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया, तो अभी जैसे ही वो कंपनी इंडिया में आई तो उसने क्या किया और कैसे इंडिया में उनके जो रूट्स थे वो एक्सपांड किए और कंसोलिडेट किए वो अभी देखेंगे। सबसे पहले ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 एज अ ट्रेडर्स। उस टाइम के जो क्वीन थी शी वॉज द एलिजाबेथ I। ओके, तो इनडायरेक्टली अभी जो हमने देखा था कि चार्टर दिया गया था, तो चार्टर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दे दिया था, बट हेड ऑफ द स्टेट एट दैट टाइम एंड इवन टुडे इज़ अ क्राउन। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एक्चुअल एग्जीक्यूटिव है, बट हेड ऑफ स्टेट जो होता है, जैसे कि इंडिया का हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट, वैसे ही ग्रेट ब्रिटेन का हेड ऑफ स्टेट क्राउन है, यानी कि किंग और क्वीन। तो उस टाइम पे क्वीन एलिजाबेथ शी वॉज द हेड ऑफ स्टेट, और इन्हीं ने इनडायरेक्टली जो था वो चार्टर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। इन 1765 द कंपनी विच टिल नाउ हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शंस ऑब्टेन दीवानी राइट्स। अब यहाँ पे इशू क्या होता है, ये जो 1765 है उससे एक साल पहले देयर वॉज अ मेजर इवेंट विच चेंज्ड द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया एंड दैट इवेंट वॉज द बैटल ऑफ बक्सार। बैटल ऑफ बक्सार इन 1764। उससे पहले एक और बैटल हुई थी जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ प्लासी, और वो हुई थी 1757 में, यानी कि जो इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंस का रिवॉल्ट माना जाता है, या फिर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको कहा जाता है 1857 का रिवॉल्ट, उससे एग्जैक्टली 100 ईयर्स पहले वो इवेंट हुआ था। दैट वाज बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी से क्या हुआ, ब्रिटिश फ्रीली इंडिया में आ गए। और बैटल ऑफ बक्सार से क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सार से जो ब्रिटिश अभी तक फ्रीली इंडिया में मूव कर रहे थे इधर से उधर, तो उनके हाथ में आ गई पावर। तो वो पावर क्या थी, दैट वाज द दीवानी राइट। अभी व्हाट इज़ मीन बाय दीवानी राइट? इट मीन्स राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। इन शॉर्ट अगर कहा जाए, फॉर एग्जांपल किसी का घर है, अगर उस घर में कोई बाहर का बंदा आता है और वो डायरेक्टली उस घर का जो फंडिंग होता है या फिर पैसा होता है तो उस पर कंट्रोल करने लगता है, तो उस घर में जो भी कन्फ्लिक्ट होगा या फिर उस घर में जो भी इश्यूज़ होंगे वो सारे इश्यूज़ अभी इंडिया में चालू हो गए थे। और वो जो बाहर से आया वाला बंदा है दैट वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ओके, अब इट मीन्स व्हाट, राइट ओवर रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू को कलेक्ट करना।
एंड रेवेन्यू को एक्सपेंडिचर भी, यानी कि जिसको हम खर्चा भी बोल सकते हैं, वो करना। तो इस पूरे चीज़ पे जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के राइट्स आ गए थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमने जो यहाँ पे देखा था, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ कंपनी ऑफ द ट्रेडर्स। तो उसकी वजह से जो ट्रेडर्स थे वो किसके लिए काम करेंगे, वो काम करेंगे प्रॉफिट के लिए। ओके, तो ये दीवानी राइट्स से जो भी रेवेन्यू बंगाल से आता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो सारा का सारा रेवेन्यू जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉफिट के लिए यूज़ करती थी। और एक्चुअल में उस टाइम पे रेवेन्यू का पर्पज़ क्या होता था, अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टेट है, अगर ये स्टेट जो उस स्टेट में रहने वाले कॉमन पीपल्स हैं उनसे अगर रेवेन्यू ले रहा है, तो वो रेवेन्यू लेके उसमें से थोड़ा सा अपना खर्चा छोड़ के जो भी रिमेनिंग रेवेन्यू होगा वो पूरा का पूरा रेवेन्यू क्या करेगा, जो कॉमन पीपल है जिनसे एक्चुअल में रेवेन्यू लिया है उनके लिए खर्च करेगा। बट यहाँ पे उल्टा हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, रेवेन्यू तो आ रहा है बट खर्चा जो है जिनसे रेवेन्यू लिया जा रहा है उन पे नहीं हो रहा था। वो खर्चा जो था वो उससे दूर जो एक्चुअल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके प्रॉफिट मेकिंग के लिए हो रहा था। एंड दैट वाज द होल इशू। और उसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे जो भी कॉमन पीपल्स थे उनके लिए जो उस टाइम का सर्वाइविंग था या फिर उनका लाइवलीहुड जिसको कहा जाता है, या फिर हम उसको उनका सर्वाइविंग इशू भी कह सकते हैं, तो उनका सर्वाइवल कंटिन्यूसली डिफ़िकल्ट होता जा रहा था। एट द सेम टाइम जैसा हमने अभी देखा है सिविल जस्टिस मतलब क्या, अगर वहाँ पे किसी भी प्रकार का छोटा क्राइम होता है, स्पेशली वो क्राइम कैसा होगा, लाइक चोरी या फिर किसी के घर में जो सिविल डिस्प्यूट होता है स्पेशली भाई भाई के बीच में, तो वो सारी चीज़ें जो थी वो पूरी की पूरी चीज़ें ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के अंडर आ गई थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट तो मिल गए थे, पर एक्चुअल में उस टाइम पे रूल कौन कर रहा था बंगाल में, उस टाइम पे रूल जो कर रहा था दैट वाज द नवाब ऑफ द बंगाल। अभी दीवानी राइट यानी कि रेवेन्यू लेने का राइट तो कंपनी ने ले लिया, फिर नवाब के पास क्या था, नवाब के पास था निज़ामती राइट, जिसको कहा जाता है निज़ामती राइट। निज़ामती मीन्स व्हाट, जो भी वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर्स के इशू होंगे उन सारे इश्यूज़ को कंट्रोल करना, उसको हैंडल करना, वो पूरा का पूरा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नवाब, दैट वाज द निज़ामती राइट। अब यहाँ पे भी एक इशू था, इससे पहले क्या होता था, नवाब के पास ही दीवानी राइट थे, तो उससे जो भी पैसा आता था वो क्या करता था, वो पैसा निज़ामती यानी कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती थी उसको कंट्रोल करने में लगा देता था। पर यहाँ पे क्या हो गया, रेवेन्यू कलेक्शन राइट जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गए, बट निज़ामती राइट निज़ाम के पास रह गए, या फिर वहाँ का जो नवाब है उसके पास रह गए। तो हुआ क्या, जो ऑलरेडी पैसा या फिर रेवेन्यू दीवानी से नवाब के पास आता था वो पैसा भी आना बंद हो गया। इसको क्या करना पड़ता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे पैसा मांग के फिर निज़ामती यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की जो भी सिचुएशन होगी उसको कंट्रोल करने में लगा देना था। पर अभी हमने जो देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो क्या करती थी, बेसिकली इट वाज द प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए निज़ाम को पैसा नहीं देंगे, तो उसकी वजह से फिर से निज़ाम के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा और अल्टीमेटली जो निज़ाम था वो ख़त्म हो गया। वो ख़त्म कब हो गया, जब इंडिया में सबसे पहला ब्रिटिशर्स का एक्ट आया था और इसको कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और उसके बाद दिस स्टार्टेड द करियर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ टेरिटोरियल पावर। उसके बाद वन ऑफ द इम्पोर्टेंट माइलस्टोन जो है वो आता है 1858 में, वो है इन अ वेक ऑफ सिपॉय म्यूटिनी। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था 1857 में सिपॉय का म्यूटिनी हुआ था इंडिया में। द ब्रिटिश क्राउन एज्यूम द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। अभी तक हमने जो डिस्कस किया था ऊपर, ये पूरा का पूरा था किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। बट 1858 के बाद जो ब्रिटिश क्राउन था यानी कि किंग और क्वीन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन,
तो उनका डायरेक्टली इंडिया पे कंट्रोल होगा, यानी कि इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का इंडिया पे कंट्रोल होगा, ऐसा वहाँ पे डिसीजन हुआ था। दिस रूल कंटिन्यूड until India was granted independence on August 15, 1947। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो हम जो भी ब्रिटिशर्स का इंडिया पे रूल था उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला द कंपनी रूल जो स्टार्ट हुआ था 1773 से और ख़त्म हुआ था 1858 में, एंड सेकंड क्राउन रूल जो चालू हुआ था 1858 में, ख़त्म हुआ था 1947 में। तो अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द कंपनी रूल। ओके, तो कंपनी रूल जो है वो स्टार्ट होता है 1773 के एक्ट से जिसको कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अभी अगर आप नाम को अगर एनालिसिस करोगे थोड़ा सा तो ये नाम में रेगुलेशन लिखा है, तो रेगुलेशन किसका और किसने करना है, ये दो क्वेश्चन वहाँ पे तैयार होते हैं। अभी रेगुलेशन किसका, तो वो रेगुलेशन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और कौन करेगा, वो करेगा द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। जो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का रेगुलेशन करे। तो अब ये नौबत ईस्ट इंडिया कंपनी पे आई क्यों, तो उसके बैकग्राउंड में हमें फिर से चार्टर एक्ट पे जाना पड़ेगा। जो चार्टर एक्ट्स बाद में आते हैं तो वो हम उस टाइम पे तो डिस्कस ही करेंगे, पर उससे पहले फिर से 1600 का वो इंसिडेंस हमें देखना पड़ेगा। वो इंसिडेंस क्या है, वो इंसिडेंस है ये डेट पे जो EIC थी जिसका हमने अभी मर्चेंट एडवेंचर बोल के एक नाम देखा था, तो उसको एक चार्टर मिला था 1600 पे। तो उस चार्टर में जो लिखा गया था, क्या लिखा गया था, ईस्ट ऑफ द केप ऑफ गुड होप एंड वेस्ट ऑफ द स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। तो वो जो पूरा एरिया है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली होगी। पर ये जो मोनोपोली थी ग्रेट ब्रिटेन के गवर्नमेंट ने ऐसे मुफ्त में नहीं दी थी, उसके बदले में जो उस टाइम की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको 4 लाख पाउंड जो थे वो एनुअली ग्रेट ब्रिटेन के गवर्नमेंट को देने पड़ते थे। ओके, सो दिस वाज द डील। बट इशू क्या हो गया, 1773 ये डेट आते आते जो कंपनी एनुअली 4 लाख पाउंड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे रही थी, तो उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1 लाख पाउंड का लोन मांगने की नौबत आ गई। अभी इसके पीछे क्या कॉज था, इसके पीछे कॉज था ट्रिमेंडस करप्शन एंड कंटिन्यूस वॉर्स। जैसा कि सभी को पता है ईस्ट इंडिया कंपनी जब पूरे वर्ल्ड में एक्सपांड हो रही थी, तो ऑब्वियसली एक्सपांशन के टाइम पे जहाँ पे भी वो कॉलोनीज बनेंगे तो वहाँ के कुछ नेटिव पीपल्स होंगे, तो कंपनी का रूल अलग, नेटिव पीपल का रूल अलग, तो ऑब्वियसली उनमें कन्फ्लिक्ट होगा। तो कन्फ्लिक्ट का रिजल्ट क्या होगा, एनॉर्मस एक्सपेंडिचर, बहुत ज़्यादा खर्चा। ओके, तो उसका जो रिजल्ट था वो था द रिडक्शन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, और अल्टीमेटली वो रिडक्शन इतना हो गया कि कंपनी इटसेल्फ बिकम पुअर, और अल्टीमेटली 1772 यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट से 1 साल पहले कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1 लाख पाउंड का लोन ले लिया। अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक थॉट आया कि इतने सालों तक जो कंपनी हमें एनुअली पैसे देती थी उसको अभी हमें पैसे देने पड़ रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो इशू है। और तब से फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने जो भी रेगुलेशंस थे या फिर पावर थे उनको यूज करना चालू कर दिया, और फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को उन्होंने तैयार किया था। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ओके, और स्पेसिफिकली दिस वाज अबाउट द इंडिया, याद रखो। ओके, वर्ल्ड में तो था बट उस टाइम पे इंडिया वाज द मेजर एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉस्परस कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। इट रिकॉग्नाइज फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। अभी तक हमने देखा था 1773 तक भले ही कंपनी वॉर कर रही थी, वहाँ पे पॉलिटिक्स कर रही थी या फिर गवर्नेंस भी कर रही थी कहीं कहीं पे स्मॉल पॉकेट्स में, बट उसको ऑफिशियली एज अ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता था। बट अंडर दिस एक्ट दैट थिंग वॉज ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड। तो
तो उसी के साथ प्रोक्लेमेशन के साथ देयर वॉज अ स्टार्टिंग ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अगर आप 1773 के पहले का पूरा टाइम पीरियड देखेंगे, सिंस द राइज ऑफ द महाजनपदास इंडिया वॉज नेवर अ यूनाइटेड पॉलिटिकल एंटिटी। इंडिया वॉज ऑलवेज अ लैंड ऑफ मल्टीपल स्टेट। ओके, बट जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या की, उन्होंने पूरे इंडिया को एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में बांधने का एक जो एफर्ट होता है वो चालू किया था, और अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल भी रहे थे। भले ही फिर बीच बीच में बहुत सारे रिवॉल्ट्स भी हुए, बहुत सारा अपोजिशन भी हुआ, बाद में इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट भी आती है, बट मोर और लेस वो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था उसको इंडिया में इम्प्लीमेंट करने में ब्रिटिशर सक्सेसफुल रहे थे। अब देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट फीचर क्या है। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट सबसे पहला है, इज इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि जो पोस्ट है उसको सिर्फ गवर्नर जनरल नहीं, मीन्स इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो सिर्फ गवर्नर जनरल मतलब बंगाल का ही नहीं, ये गवर्नर जनरल होगा पूरे इंडिया का। अगर आपको पता होगा, कंसिडर करो दिस इज़ द इंडिया ब्रॉडली, तो यहाँ पे बंगाल है, यहाँ पे बॉम्बे है, यहाँ पे मद्रास है। ओके, तो जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो बंगाल में अलग रूल चलता था उनका, या फिर अलग उनके गवर्नेंस के रूल्स थे, बॉम्बे में अलग थे, मद्रास में अलग थे। बट 1773 का जो एक्ट था उसने क्या किया, ये गवर्नर जनरल ये सिर्फ वर्ड नहीं डाला, और ये सिर्फ बंगाल के लिए नहीं था। इट मीन्स दैट अभी 1773 के बाद जो बंगाल होगा, दिस विल बी द सुप्रीम अथॉरिटी ओवर द बॉम्बे एंड मद्रास। ओके, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंज था वो इस एक्ट ने किया था। एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉज लॉर्ड वार्नर हेस्टिंग। देन सेकंड प्रोविजन, इट ऑल्सो मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेट टू गवर्नर जनरल। जैसा कि हमने कहा था, ये सिर्फ वर्ड नहीं ऐड किया था, इसमें बहुत सारे पावर्स भी ऐड किए थे, एंड जो बॉम्बे एंड मद्रास के जो प्रेसिडेंसीज थे उनको सब्सिडरी बना दिया गया था। देन देयर वॉज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता इन 1774। एक बात यहाँ पे नोट करो, आज का जो सुप्रीम कोर्ट है और ये जो सुप्रीम कोर्ट है कलकत्ता का, इन दोनों में कुछ रिलेशन नहीं है। ओके, आज का सुप्रीम कोर्ट 1935 के एक्ट के बाद आया था। सो दिस वॉज द अनदर केस। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट बना था उसमें देयर वॉज वन चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। सो दिस वॉज बेसिकली अ स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट दैट टाइम। और ये अभी यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो यहाँ पे लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, यानी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट था ये मेनली लोकल लेवल या फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के बियॉन्ड जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी मेनली उसके लिए वर्क करता था। बट बॉम्बे और मद्रास के लिए भी ये कभी कभी वर्क कर सकता था, बट मेनली यहाँ पे जो वर्ड लिखा है कलकत्ता, इट मीन्स व्हाट, वो मेनली बंगाल के लिए वर्क करता था। अभी आता है उसके बाद अमेंडिंग एक्ट, या फिर इसको अमेंडमेंट एक्ट भी कहा जाता है 1781 का। अब ये एक्ट क्यों लाया गया, बिकॉज बहुत सारे जो प्रोविजंस थे इस एक्ट में, फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। अब इशू क्या हो गया, एक साइड में था सुप्रीम कोर्ट और दूसरी साइड में था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इन दोनों के जो पावर्स थे वो स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किए गए थे। तो बहुत बार क्या होता था, अगर गवर्नर जनरल कोई डिसीजन लेता है तो उसी मैटर पे सुप्रीम कोर्ट भी डिसीजन लेता था, और अल्टीमेटली क्या होता था, इन दोनों में जाके फाइटिंग होती थी, कन्फ्लिक्ट होता था। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ जो है ये एक्ट इम्प्लीमेंट होने के बाद सामने आने लगे। तो इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए फिर से एक छोटा सबऑर्डिनेट एक्ट भी कह सकते हैं जिसको वो लाया गया अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 1781। ओके, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी वजह से यहाँ पे प्रोविजंस नहीं लिखे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट आता है जिसका हमने पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ द 1784। अभी हमने जो देखा था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो मेनली कौन रन करता था, वो रन करते थे स्टेक होल्डर्स, जिनको हमने शेयर होल्डर भी कंसिडर किया है। ओके, तो स्टेक होल्डर क्या करते थे, उनके कुछ मेंबर्स एक मैनेजिंग बॉडी पे
चुन के जाते थे और उस मैनेजिंग बॉडी को कहा गया है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, COD, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो अभी तक यानी कि 1784 तक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे दे वर द अल्टीमेट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। बट जैसे गवर्नमेंट ने 1773 से कंट्रोल करना चालू कर दिया तो उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पे भरोसा नहीं था, तो उसकी वजह से उन्होंने क्या किया और एक नई बॉडी बना दी जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सो देयर वर 2 बॉडीज़, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अभी इससे पहले अगर देखेंगे तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करता था, कमर्शियल एज वेल एज पॉलिटिकल मैटर को भी हैंडल करता था। फॉर एग्जांपल अगर कंसिडर करना है तो बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर के बाद जो भी इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर पॉलिटिकल चेंजेस करने थे वो पूरे के पूरे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने किए थे। उस टाइम पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं था। बट जब 84 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया तो वो जो पावर्स थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की उनको डिवाइड किया गया। पॉलिटिकल मैटर जो या फिर पॉलिटिक्स के लिए जो भी डिसीजन मेकिंग पावर्स है वो दी गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, एंड कमर्शियल अफेयर्स का जो भी इशू था या फिर पावर्स थे वो दी गए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। और यहीं से चालू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का ड्यूअल गवर्नमेंट। वाई ड्यूअल गवर्नमेंट? बिकॉज देयर वर 2 बॉडीज विच वर गवर्निंग इन इंडिया, एक थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दूसरी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। द गवर्नर जनरल काउंसिल वॉज स्ट्रेंथन्ड, ओके, बट ये जो स्ट्रेंथ थी हमने देखा था 1773 में गवर्नर जनरल नाम की जो पोस्ट थी उसको बनाया गया था। उससे पहले जो था वो सिर्फ गवर्नर था, वहाँ पे गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल जो था उसको एडवाइस देने के लिए या फिर उसके काम करने के लिए या फिर उसका लोड कम करने के लिए देयर वाज 1 बॉडी जिसका नाम था एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल, और उसमें मेनली 4 मेंबर्स थे। अब इशू क्या होता था, जो स्ट्रेंथ थी 4 मेंबर की, अगर गवर्नर जनरल को कुछ डिसीजन लेना है तो उसको क्या करना पड़ता था, कंपलसरी 4 में से 3 जो थे या फिर 2 जो थे उनको कन्विंस करना पड़ता था या फिर अपने साइड में लेना पड़ता था। तो इसकी वजह से फिर से मेजॉरिटी के इशू होते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो भी डिसीजन होता था ईस्ट इंडिया कंपनी में वो मेजॉरिटी पे होता था। तो ये भी इशू था जो सुप्रीम कोर्ट के जैसा था। अभी जो हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच में झगड़े होते थे, कन्फ्लिक्ट होते थे, तो ये भी सेम इशू था। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको चेंज करके 3 मेंबर कर दिया था। सो द स्ट्रेंथ वॉज रिड्यूस टू 3। ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चेंज किया था पिट्स इंडिया एक्ट ने। उसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट एक्ट 1786। इसमें क्या हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, अभी लॉर्ड कॉर्नवालिस क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उसने बंगाल में ज़मींदारी सिस्टम जो होती है, जिसको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी कहा जाता है, तो ये जो ज़मींदारी सिस्टम थी इसको स्टार्ट किया था। दिस वॉज वन ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। जैसा कि हमने इससे पहले देखा था, देयर वॉज द दीवानी राइट्स विच वर ग्रांटेड टू कंपनी। ओके, तो यहाँ पे कॉर्नवालिस ने ज़मींदारी सिस्टम चालू किया था। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब यहाँ पे आपको एक फोकस करने की ज़रूरत है ये वर्ड पे, चार्टर एक्ट। हमने देखा था 1600 में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया गया था। तो 1793 आते आते जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको लगने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको कंटिन्यूसली अगर हम फ्री या फिर खुला छोड़ देते तो वो कंपनी क्या होती है, खड्डे में जाती है या फिर गरीब हो जाती है। तो क्या करेंगे, अभी टाइम लिमिट देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को कि पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको मोनोपोली दी जाती है और आपको कंपल्सरीली प्रॉफिट मेकिंग बनना है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो इतने दिनों तक विदाउट एनी अपर लोड या फिर पीयर प्रेशर जिसको कहा जाता है, उसके बिना जो इतने दिन वर्क कर रही थी, उसको अभी पीयर प्रेशर यानी कि उस टाइम की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके वॉच के अंडर रखा जाना था।
और उसकी वजह से कहा जाता है इसको चार्टर। और 1793 में जो पुराना ओल्ड वाला चार्टर था उसको रिन्यू करने के लिए ये चार्टर एक्ट लाया गया था। पर यहाँ पे पुराना जो चार्टर था जिसमें फ्री हैंड दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो चेंज किया गया था। और यहाँ पे कंपनी की ट्रेड मोनोपोली जो थी वो सिर्फ 20 ईयर्स के बढ़ा दी गई थी। इससे पहले ऐसा नहीं था, इससे पहले डायरेक्टली 100 ईयर की ट्रेड मोनोपोली ऐसा। बट अभी यहाँ पे टाइम लिमिट दी गई थी 20 ईयर्स की। ओके, उसी के साथ यहाँ पे कहा गया था जो भी कंपनी का टेरिटोरियल एरिया है वहाँ पे ब्रिटिश क्राउन की सोवरेनिटी होगी, यानी कि ब्रिटिश क्राउन का अभी वहाँ पे कंट्रोल होगा। वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्राइवेट कंपनी थी उन प्राइवेट लोगों का भी कंट्रोल नहीं होगा, वहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। द गवर्नर जनरल कुड ओवरराइड हिज काउंसिल डिसीजन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको आज के टाइम में वेटो कहा जाता है। व्हाट इज़ वेटो? कोई भी डिसीजन होगा, भले ही वो मेजोरिटी से लिया गया होगा, तो उसको कैंसिल करना, ओके, दैट इज़ वेटो। तो ये वेटो पावर जो है फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल को 1793 के एक्ट ने दी थी। और इसी का फ़ायदा बाद में गवर्नर जनरल ने उठाया और जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी या फिर इम्पोर्टेंट पोस्ट जो थी इंडिया में इसके बाद गवर्नर जनरल की बनी। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे पावर्स जो थे वो एक बंदे के हाथ में कंसोलिडेटेड थे या फिर सेंटर्ड थे। दैट्स वाई दिस पोस्ट जो 1857 से पहले या फिर 1858 जो अपना गुड गवर्नेंस एक्ट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसको कहा जाता है, उससे पहले गवर्नर जनरल था, वही बाद में वाइसराय भी बना था। तो ये जो पोस्ट है ये कंटिन्यूसली द सोर्स ऑफ द पावर बनी रही इंडिया में। इसके बाद देखते हैं अभी चार्टर एक्ट ऑफ 1813। यहाँ पे क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया की ट्रेड मोनोपोली थी स्पेशली इंडिया के साथ, उसको कैंसिल किया गया था। अभी यहाँ पे सिर्फ का टी में, उसी के साथ ओपीएम में एंड ट्रेड विथ चाइना, सिर्फ इन तीन चीज़ों में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को सीमित कर दिया था। The monopoly of the East India Company was limited up to tea, opium and trade with China. The company take up a greater role in the education of the Indians and rupees 1 lakh for this purpose was allocated. अभी ये एक्ट में क्या कहा गया था, अभी कंपनी तो इंडिया में आके सेटल हो गई, उन्होंने अपने रूट्स जो थे वो इंडिया में फैलाना शुरू कर दिया था और वो कंसोलिडेट करना भी चालू कर दिया था। तो अभी इंडियंस जो थे उनको ब्रिटिशर्स जनरली अनएजुकेटेड मानते थे। तो उनके एजुकेशन के लिए स्पेशली कौन सा एजुकेशन, जो क्रिश्चियनिटी वाला एजुकेशन था या फिर वेस्टेज एजुकेशन था, तो वो एजुकेशन इंडिया में लाने के लिए और इंडियंस को उसमें पढ़ाने के लिए इस एक्ट के अंडर एक प्रोविज़न दिया गया था। वो था एनुअली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया के एजुकेशन पे, यानी कि इंडियंस के एजुकेशन पे 1 लाख रुपीज़ जो है वो खर्चा करेगी, जो एक्चुअल में हुआ नहीं था कभी। बट फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि इंडियंस को भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना चाहिए अपने पूरे गवर्नेंस सिस्टम में। और ये डिमांड्स स्पेशली बढ़ जाती है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है 1885 में जो फॉर्म हुई थी, तो उसके बाद जो पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट नाम का पोर्शन है या फिर ये जो पॉइंट है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ओके, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में एक और प्रोविजन था जो अभी हमने पहले देखा था, दैट वाज द 20 ईयर टाइम लिमिट। यहाँ पे जो हमने देखा था अभी कि 1793 का जो चार्टर एक्ट था उसमें 20 ईयर का लिमिट था, तो सेम लिमिट जो था वो चार्टर एक्ट 1813 में भी दिया था, 1833 में भी दिया था, 1853 में भी दिया था। और उसकी वजह से अगर आप देखोगे ये सारे चार्टर एक्ट जो है वो 20 ईयर के टाइम लिमिट के बाद आए। क्यों? क्योंकि पीरियडिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी उसको एक्सटेंड किया गया था एंड उस पर कंटिन्यू वॉच ये रखा जा रहा था। ओके, तो अभी देखते हैं चार्टर एक्ट 1833। यहाँ पे क्या हुआ था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। इससे पहले हमने देखा था रेगुलेटरी एक्ट के अंडर जो बंगाल का कॉमन सिंपल गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया था, यानी कि वो ऑलरेडी बॉम्बे एंड मद्रास से सुपीरियर हो गया। पर यहाँ पे क्या किया गया, 1833 तक बहुत सारा एरिया जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ चुका था। अभी इतने पूरे एरिया को कंट्रोल करना ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हेक्टिक लोड था।
तो उसके लिए सिर्फ बंगाल को हैंडल करना या फिर उधर ही अगर कोई पर्सन जो उसको इंडिया का हेड बनाया गया है अगर वो सिर्फ बंगाल में ही ध्यान देगा तो दिस विल नॉट बी अ पॉसिबल थिंग फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी टू रूल ऑल ओवर द इंडिया। तो ऑब्वियसली उनको क्या लगा कि ऐसी एक अथॉरिटी होनी चाहिए पूरे इंडिया को जो कंट्रोल कर सके। एंड ड्यू टू दैट थिंकिंग और द आइडिया उन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसी को बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। तो फिर अभी इशू या फिर क्वेश्चन क्रिएट क्या होता है, तो फिर बंगाल में कौन था, तो बंगाल में इसके बाद एक नई पोस्ट निकाली गई जिसको कहा जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कहा जाता है, एलजी, जैसे आज के दिल्ली के एलजी है या फिर यूनियन टेरिटरीज में आज के टाइम पे एलजीज है बहुत सारे। ओके, तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे, तो ये नाम की पोस्ट जो थी वो स्पेशली बंगाल के लिए निकाली गई। क्यों? क्योंकि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो अभी इंडिया का बन चुका था, तो उसको पूरी इंडिया के मैटर हैंडल करने थे। सो द फर्स्ट गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, देन कंपनीज कमर्शियल एक्टिविटीज़ एंड ट्रेड लिंक विथ चाइना वर परमानेंटली क्लोज डाउन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमने 13 में देखा था, चाइना, ओपियम, टी, इनके साथ जो ट्रेड रिलेशंस थे। तो सबसे पहली चीज़ 33 के एक्ट ने क्या की, जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी कंपनीज़ की उन सबको ख़त्म कर दिया। और दूसरा क्या किया, चाइना के साथ जो ट्रेड लिंक थी उनको भी ख़त्म कर दिया। तो इसकी वजह से हुआ क्या, जो कंपनी अभी तक दोनों हाथ से कमा रही थी, यानी कि इंडिया में रूल करके भी कमा रही थी एज वेल एज ट्रेडिंग जो थी उस टाइम की ग्लोबल ट्रेडिंग पूरा, तो उससे भी कमा रही थी। तो अभी उसके जो इनकम के सोर्सेस थे उनको स्लोली क्या बोल सकते हैं, उसको क्रॉप करना चालू कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ओके, तो उसकी वजह से उन्होंने कमर्शियल एक्टिविटी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की उनको सबसे पहले स्टॉप किया था। देन उसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो इस चार्टर एक्ट में क्या कहा गया था, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल वॉज एक्सपांडेड। इसमें 6 to 12 मेंबर्स जो थे उनको एक्सपांड किया गया था, यानी कि पहले 6 मेंबर थे, बाद में 12 मेंबर हुए थे, किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल में। तो बेसिकली अगर देखा जाए, अगर कंसिडर करो दिस इज़ अ गवर्नर जनरल, तो उसको 2 तरीके के काम करने पड़ते थे। एक काम था लॉ मेकिंग का एंड सेकंड वाज द जो भी लॉ बनाया गया है उसको एग्जीक्यूट करना, यानी कि एग्जीक्यूटिव का। तो अभी एक बंदा दो काम एट अ टाइम तो नहीं कर सकता, तो उसको हेल्प करने के लिए देयर वर 2 बॉडीज़ जिनको कंस्ट्रक्ट किया गया था। एक थी लॉ बनाने वाली जिसको कहा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, और दूसरी थी उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाली जिसको कहा जाता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पर अगर देखा जाए तो लेजिस्लेटिव काउंसिल से एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी वो थोड़ी सी पावरफुल थी। वाई? बिकॉज देयर वॉज द वेटो पावर ऑफ द गवर्नर जनरल। ओके, गवर्नर जनरल का वहाँ के वेटो पावर था, मतलब कोई भी लॉ अगर भले गवर्नर जनरल के ओपिनियन के खिलाफ पास भी हो जाता इन केस, तो गवर्नर जनरल क्या कर सकता था, उसकी एग्जीक्यूटिव पावर यूज़ करके वहाँ पे वेटो डाल सकता था, यानी कि वो लॉ एग्जीक्यूटिव नहीं होगा, इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। ओके, दैट्स वाई एग्जीक्यूटिव वॉज पावरफुल देन लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसके पीछे दूसरा भी कॉज है। वो कॉज क्या है, जो एग्जीक्यूटिव थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी यानी कि लॉ मेकिंग बॉडी, उसको अकाउंटेबल नहीं थे, यानी कि उनको कोई भी जवाब लेजिस्लेटिव काउंसिल को देना नहीं पड़ता था। अगर आज के टाइम की अगर बात करेंगे, आज के एग्जीक्यूटिव अगर कंसिडर करेंगे तो आज के टाइम पे पीएम होता है और उसकी कैबिनेट होती है, तो उनको पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है, उनको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पार्लियामेंट में। ओके, पर उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, एंड दैट्स वाई एग्जीक्यूटिव वॉज द पावरफुल बॉडी। उसी के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वर रिड्यूस्ड फ्रॉम 24 to 18। अभी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, जो हमने इससे पहले देखे थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नाम से, उन्हीं को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कह सकते हैं। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे, हमने स्टार्टिंग में जब डिस्कस किया था तब डिस्कस किया था कि दिस वाज द प्राइवेट बॉडी विच हैड स्टेक होल्डर्स। तो उन स्टेक होल्डर्स में से कुछ लोग चुन के जाते थे एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑल स्टेक होल्डर्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के डिसीजंस लेंगे। तो उनका जो स्ट्रेंथ था या फिर नंबर था, दैट वाज द 24 टिल द 1853। बट 1853 का जो चार्टर एक्ट है उसने क्या किया,
वो जो नंबर था उसको कम करके 18 कर दिया। अभी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि पहले जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेते थे, अभी उन डिसीजंस को लेने के लिए वहाँ पे नंबर्स कम किए गए थे। यानी कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेना है तो उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ डिस्कस करके ही लेना पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो उनको डिपेंडेंट बना दिया गया था ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके साथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कुड क्रिएट अ न्यू प्रेसिडेंसी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और प्रोविंस। क्यों? क्योंकि ये पीरियड तक यानी कि 1853 तक जिस टाइम पे इंडिया पे जो गवर्नर जनरल था ही वॉज द लॉर्ड डलहौसी। तो उसने उसकी जो फेवरेट पॉलिसी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो वो पॉलिसी को यूज़ करके उसने इंडिया का बहुत सारा एरिया जो था वो अपने अंडर ले लिया था। अभी एरिया बढ़ने की वजह से क्या हुआ, उनसे यानी कि गवर्नर जनरल से वो एरिया संभाला नहीं जा रहा था पूरा। तो उसकी वजह से ये एक्ट के अंडर कहा गया कि अगर पूरे एरिया पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो उस एरिया को डिवाइड करो। वो डिवाइड करके वो लोकल एरिया जो होंगे डिवाइड करने के बाद वहाँ पे अदर पर्सन्स को रखो और उन पर्सन पे जो कंट्रोल रखेगा दैट विल बी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है इंडियन सिविल सर्विसेज। फॉर द फर्स्ट टाइम जो इंडियंस थे उनको उस टाइम की जो क्लास 1 या फिर क्लास 2 बोल सकते हैं वो वाली जो सिविल सर्विसेज थी उसमें एंट्री देने के लिए यहाँ पे एग्रीमेंट हो चुका था। एक्चुअल में देखा जाए तो 1833 में ही इसकी बात हुई थी, बट उस टाइम पे ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो एग्री नहीं थे। तो उसकी वजह से 1853 का जो चार्टर एक्ट है उसमें इस प्रोविज़न को डाला गया था। और यहाँ से एक्चुअल में जो हायर सिविल अथॉरिटीज़ थी उस टाइम की इंडिया की, या फिर उनको हायर एग्जीक्यूटिव्स भी हम बोल सकते हैं, तो वो जो सेक्शन था जिसमें इससे पहले सिर्फ ब्रिटिश जाते थे तो उसमें अभी इंडियंस भी अलाउड किए गए थे। ओके, अगर एग्जांपल लेना है, वेल नोन एग्जांपल तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, उन्होंने उस टाइम का ICS यानी कि आज का जो IAS का एग्ज़ाम होता है उस टाइम पे ICS होता था वो, तो उसको क्रैक किया था। उन्हीं के जैसा सुभाष चंद्र बोस ने भी किया था। ओके, तो 1853 के बाद जो इंडियंस थे उनको हायर सिविल सर्विसेज में एंट्री देने के लिए यहाँ पे प्रोविज़न डाला गया था। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एंड सेकंड पार्ट, क्राउन रूल। अभी तक हमने यहाँ पे जो देखा था अप टू द 1853 यहाँ पे जो भी एक्ट आए थे ये एक्ट पूरे के पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अंडर आए थे। बट इसके बाद यानी कि 1858 के एक साल के पहले 1 ईयर एगो देयर वाज द मैसिव रिवॉल्ट, जिसको इंडिया में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जा सकता है। तो वो जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था उसकी वजह से ब्रिटिशर्स को बहुत बड़ा झटका लगा था। वाई? बिकॉज उनके खिलाफ इतना बड़ा या फिर इतने स्ट्रांगली रेजिस्टेंस वो पूरे पीरियड में नहीं हुआ था। तो उसकी वजह से जो उस टाइम की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको इतना तो पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडियंस को खुश नहीं रख पाती है। उसकी वजह से इंडियंस ने नाराज़ होकर रिवॉल्ट कर दिया। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या बोला, अभी आपके पास जो मोनोपोली थी वो हम निकाल लेते हैं, आपका रूल ख़त्म। ओके, तो डायरेक्टली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी वो इंडिया में अब से रूल करना स्टार्ट कर देगी और उसी को कहा जाता है क्राउन रूल। ओके, उसी के साथ ये जो एक्ट था इसको कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसी का दूसरा नाम है गुड गवर्नेंस एक्ट। एक्चुअल में यहाँ पे कुछ गुड गवर्नेंस नहीं हुआ था, बट नाम देने के लिए उस टाइम ब्रिटिशर्स ने ये नाम दिया था गुड गवर्नेंस एक्ट। ये एक्ट क्यों लाया गया था? इन वेक ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको कहा जाता है, या फिर सिपॉय म्यूटिनी भी कहा जा सकता है। द एक्ट नोन एज द एक्ट ऑफ फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। एक्चुअल में यहाँ पे एक्चुअल गुड गवर्नेंस कुछ भी नहीं हुआ था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे कंडीशन थी उल्टा उससे ख़राब कंडीशन ये क्राउन रूल आने के बाद हो गई थी। देन इट ऑल्सो एबोलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर्ड द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेरिटरीज एंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश क्राउन। यानी कि इससे पहले जो पावर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे, गवर्नमेंट के, टेरिटरीज़ के, रेवेन्यूज़ के,
तो पूरे के पूरे पावर अभी ईस्ट इंडिया कंपनी से निकाल दिए गए। अभी ये इस एक्ट के फीचर क्या क्या है? सबसे पहला, इंडिया वॉज टू बी गवर्न बाय एंड इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी, यानी कि जो उस टाइम का क्वीन होगा या फिर किंग, तो इन दोनों में से जो भी होगा तो उनके हिसाब से इधर उनको हर कहा जाएगा या फिर हिज कहा जाएगा। तो उस टाइम पे क्वीन जो थी उनके नाम पे हर मैजेस्टी ये जो वर्ड है ये लाया गया है। तो 1858 के बाद जो भी इंडिया में रूल होगा या फिर गवर्नेंस होगा वो क्वीन के नाम से होगा। जैसे कि आज के टाइम पे अगर इंडिया में अगर देखेंगे कोई भी अगर रूल निकालते हैं, लॉ निकालते हैं या फिर ऑर्डर निकालते हैं तो वो प्रेसिडेंट के नाम से निकाली जाती है। तो उसी टाइप का वो उस टाइम पे था। इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। कुछ नहीं, सिर्फ नाम बदला है। यहाँ पे जो पावर्स थी गवर्नर जनरल की वो पूरी की पूरी पावर्स वैसे ही रखी गई थी, उनमें कोई भी चेंज नहीं था। सिर्फ यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बदल के वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया था। ही यानी कि वाइसरॉय वॉज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इससे पहले हमने जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल देखा था तो उसमें क्या था मेनली, उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसको बोलेंगे वो रूल करेगा, पर यहाँ पे अभी डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल आ गया था। तो उसकी वजह से जो भी इंडिया में रूल करेगा ही विल बी द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्वीन और किंग ऑफ द ब्रिटेन। एंड द फर्स्ट वाइसरॉय वॉज लॉर्ड कनिंग। इनके बारे में अगर और एक चीज़ देखी जाए तो लॉर्ड कनिंग वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। याद रखो, he was the last governor general of India as well as the first viceroy of India. He became the first viceroy of India. तो बहुत बार कंफ्यूजिंग ये चीज़ हो सकती है, बट थोड़ा सा केयरफुली इस चीज़ को याद रखो। एज वेल एज देयर वॉज द स्टार्टिंग ऑफ द न्यू ऑफिस जिसको कहा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, वेस्टेड विद कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये बंदा कौन था? कंसिडर करो ये पार्लियामेंट है ब्रिटेन की। ओके, तो ये पार्लियामेंट में ब्रिटेन के एमपी जाते थे और वो एमपीज़ में कुछ एमपीज़ ऐसे रहते थे जिन्होंने वो पार्लियामेंट जीती है, यानी कि उनका विनिंग हुआ है वहाँ पे, और रिमेनिंग एमपीज़ ऐसे रहते थे जिनकी हार हुई है वहाँ पे। ओके, वो थे जिन्होंने लूज़ किया था इलेक्शन में। तो ये जो विनर्स थे, विनर्स में भी ऑब्वियसली एमपी होंगे, और उस टाइम पे कैबिनेट सिस्टम था ब्रिटेन में। तो वो कैबिनेट सिस्टम में एक ऐसा बंदा था जिसको कहा जाता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया या फिर फॉर इंडिया। ओके, तो एक ऐसा बंदा जो ब्रिटेन के इलेक्शन में इलेक्शन जीता है, एज वेल एज वो एज अ कैबिनेट मिनिस्टर ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बैठता है। बट वो पार्लियामेंट में बैठ के, विनर साइड में बैठ के वो क्या करता है? इंडिया को गवर्न करता है। कंसिडर करो दिस इज़ द इंडिया। यानी कि ऐसा बंदा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी बैठता है, वो ब्रिटेन का कैबिनेट मिनिस्टर भी है, उसने इलेक्शन भी जीता है, यानी कि वो एमपी भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, बट ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द इंडिया। ओके, तो उसको कहा गया है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब ये क्यों कहा गया है? क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में वर्क करें एंड अल्टीमेटली उसका जो रिपोर्ट होगा वो रिपोर्ट डायरेक्टली वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ला के रखे। इसके पीछे ये इम्पोर्टेंट कॉज था। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्यों ला के रखे? क्योंकि ब्रिटिशर्स को फिर से एक बार 1857 का रिवॉल्ट या फिर जिसको अभी हमने कहा था सिपॉय म्यूटिनी, वो नहीं चाहिए थी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को ऐसा लगता था अगर हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली अगर इंडिया के कांटेक्ट में रहेगा तो ऐसी चीज़ें फिर से नहीं होगी। ओके, देन द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, जैसे कि हमने अभी कहा था, वाज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके, सो दीज वर द टू इम्पोर्टेंट मेजर चेंजेस विच वर डन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अभी आते हैं काउंसिल्स एक्ट्स। ओके, अब ये काउंसिल एक्ट जो है इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी काउंसिल है, यहाँ पे भी काउंसिल है और यहाँ पे भी काउंसिल है। तो इसका मीनिंग क्या है या फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो सबसे पहले अगर देखा जाए टिल 1833 जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या किया था, फ्रॉम 1773 जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन था उसको सेंट्रलाइज किया था।
जैसे कि हमने देखा था स्टार्टिंग में गवर्नर था सिर्फ बंगाल का, नॉर्मल गवर्नर, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया और उसके अंडर बॉम्बे एंड मद्रास ये दो प्रेसिडेंसी डाल दी। और अल्टीमेटली जो फाइनल स्टेप थी 1833 में, उसमें क्या किया गया था, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया और पूरा का पूरा इंडिया जो था वो एक बंदे के अंडर डाल दिया। ओके, बट इसकी वजह से क्या हुआ, अल्टीमेटली जो 1857 का जो रिवॉल्ट कंसिडर किया जाता है, तो ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा जब उन्होंने एनालिसिस किया तो ये जो ओवर सेंट्रलाइजेशन हुआ था इंडिया का, दिस लेड टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ओके, तो उसकी वजह से क्या किया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था, उसके बाद स्लोली इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन करना ब्रिटिशर्स ने चालू किया। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, जो पावर थी उस टाइम पे, जो लोकल लेवल पे अलग अलग, इंडिया में अभी सभी को पता है डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है, तो ये जो डाइवर्सिटीज़ है जिनको 1833 तक पूरा सेंट्रलाइज किया गया था, तो उन डाइवर्सिटीज़ को स्लोली पावर जो थी वो देना ब्रिटिशर्स ने चालू किया था। अब वो पावर कैसे देना चालू किया था, थ्रू काउंसिल्स। हमने इससे पहले अभी देखा था देयर वर द टू काउंसिल, एक थी लेजिस्लेटिव, दूसरी थी एग्जीक्यूटिव, एंड एग्जीक्यूटिव वाज द पावरफुल काउंसिल। तो ऑब्वियसली इंडियंस को वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता था, पर इंडियंस को अलाउ कहाँ पे किया जाने लगा, वो किया जाने लगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ओके, और उसी से यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इंडियंस की एंट्री थी उसको स्टार्टिंग करना, उसमें इंडियंस की मेजॉरिटी लाना, वो बाकी जितनी भी सारी चीज़ें थी वो स्टेप बाय स्टेप ब्रिटिशर्स ने कुछ एक्ट के थ्रू की थी, एंड दोज एक्ट्स वर द काउंसिल एक्ट्स। सो पहला एक्ट जो है उसमें वो है 1861 का, वहाँ पे इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया था। अभी व्हाट इज़ पोर्टफोलियो सिस्टम, दिस इज़ बेसिकली अ मिनिस्ट्रीज। आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, तो उस टाइम पे ये अलग अलग डिवीजन जो थे वो नहीं थे, गवर्नर जनरल पूरा कंट्रोल करता था। बट ये काउंसिल एक्ट 1861 का जो है, इसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें जितने लोग हैं, यानी कि उस टाइम पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 5 मेंबर्स थे, तो ये जो 5 लोग हैं ये 5 अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हैंडल करेंगे, लाइक मिलिट्री डिपार्टमेंट, लाइक रेवेन्यू, फाइनेंस वगैरह। ओके, तो काइंड ऑफ मिनिस्टरियल सिस्टम जो है, जिनको हम पोर्टफोलियो सिस्टम कह सकते हैं, वो यहाँ से चालू हुआ था। देन इंडियंस अलाउड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट ये जो इंडियंस थे, ये कौन से इंडियंस थे, दीज वर नॉट कॉमन पीपल, दीज वर द पीपल विच वर फेवरेबल टू द ब्रिटिश रूल। ऐसे लोग नहीं जो ब्रिटिशर्स को अपोज करे, ऐसे लोग जो ब्रिटिशर्स के लिए फेवरेबल थे। एंड फर्स्ट 3 people from the India to enter legislative council, those were Raja of Banaras, Maharaja of Patiala, Sir Dinkar Rao. These were the 3 people who were favorable for the Britishers, and Britishers allowed their entry in the Central Legislative Council. The legislative councils were formed in other provinces like Bengal. बंगाल में जो लोकल लेवल की प्रोविंशियल काउंसिल थी, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन चालू हुआ था पावर का, तो बंगाल लेवल पे जो भी पावर लेने का या फिर डिसीजन लेने का जो भी अथॉरिटी था, उसके लिए ऑब्वियसली कोई ना कोई तो चाहिए, तो उसके लिए फिर वहाँ पे प्रोविंशियल काउंसिल बनाई जानी थी। तो वो जो प्रोविंशियल काउंसिल थी 1862 में बनाई गई थी बंगाल में। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो था उसमें 1886 जो था ये साल में काउंसिल बनाई गई थी। देन पंजाब एंड बर्मा जो है उसमें 1897 तक काउंसिल बना दी गई। अभी बर्मा आया यहाँ पे, बर्मा यानी कि आज का म्यांमार। तो बर्मा इधर कहाँ से आया, तो जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में उनका जो एक्सपेंशन था वो शुरू किया था, तो उसी के साथ उन्होंने बर्मा में भी अपना एक्सटेंशन चालू किया था, और बर्मा में उन्होंने उनकी स्पेशल अथॉरिटी कोई चालू नहीं की थी, उन्होंने इंडिया की जो अथॉरिटी थी उसी से बर्मा को गवर्न करना शुरू कर दिया था। एट द सेम टाइम देयर वॉज द प्रोविजन ऑफ ऑर्डिनेंस। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो जब पार्लियामेंट वर्किंग में नहीं होती है तो क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है वो एक रूल, जिसको रेगुलेशन भी कह सकते हैं, वो निकालता है और उसी को ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो ये ऑर्डिनेंस क्या होता है, ये एक काइंड ऑफ गवर्नमेंट का लॉ होता है जिसको पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, पर जब पार्लियामेंट फिर से गैदर होगी तो इस लॉ को उसमें डिस्कस किया जाएगा और या तो पास किया जाएगा या फिर इसको स्क्वैश किया जाएगा। स्क्वैश यानी कि ख़त्म किया जाएगा। तो ये 2 डिसीजन जो है वो पार्लियामेंट गैदर होने के बाद होंगे। बट
उससे पहले जो टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड में ऑर्डिनेंस जो है वो वहाँ पे रन होगा, यानी कि वो लॉ वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो बेसिकली ऑर्डिनेंस का अगर देखेंगे आज के टाइम पे 6 मंथ के लिए कोई भी ऑर्डिनेंस वैलिड है, 6 मंथ के बियॉन्ड गया तो वो वैलिड नहीं है। ओके, तो ये जो 6 मंथ की लिमिट है, ये लिमिट उस टाइम पे भी 1861 में फॉर द फर्स्ट टाइम जब ऑर्डिनेंस आया था तो उसमें भी यही लिमिट डाली गई थी। ओके, एंड एट द सेम टाइम देयर वाज द पावर ऑफ द ओवर रूलिंग, यानी कि जो हमने देखा था इससे पहले वेटो पावर, पावर ऑफ द ओवर रूल, तो वो पावर भी यहाँ पे जो वाइसराय था, जो जिसका नाम गवर्नर जनरल से चेंज करके वाइसराय रखा गया था आफ्टर एक्ट ऑफ 1858। ओके, तो उसको फिर से वेटो पावर दी गई थी। उसके बाद देखते हैं अभी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसके अंडर क्या हुआ था, देयर वाज द इंक्रीज नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स फ्रॉम 10 to 16, यानी कि ऐसे लोग जो इंडियंस थे जिनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री दी गई थी। तो जब इंडियंस को एंट्री दी गई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो कंसिडर करो दिस इज़ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इसमें जो मेंबर्स थे उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एक थे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स और दूसरे थे ऑफिशियल मेंबर्स। ऑफिशियल मेंबर्स जो थे दीज वर मेनली ब्रिटिशर्स। ओके, दीज वर मेनली ब्रिटिशर्स, बट नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे इनमें इंडियंस को रखा जाता था। तो हमने सबसे पहले देखा 1861 में 3 इंडियंस को रखा गया, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उनका नंबर हुआ 10, और 1892 का जो एक्ट था इसके अंडर क्या हुआ था, उनका नंबर हुआ था 16। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ओके, द मेंबर वर गिवन द राइट टू आस्क क्वेश्चन ऑन बजट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इससे पहले इंडियंस को यानी कि नॉन ऑफिशियल मेंबर जो थे इनको ये जो काउंसिल थी इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछने का राइट नहीं था, अधिकार नहीं था। तो वो राइट जो था वो 1892 के एक्ट ने दिया था, बट उसके लिए एक लिमिट रखी गई थी। क्या थी वो लिमिट बोल सकते हैं, फिर कंडीशन बोल सकते हैं। दैट वाज द 6 डे नोटिस, यानी कि अगर आज के दिन में किसी को भी उस टाइम पे क्वेश्चन पूछना है तो इससे पहले 6 डेज एगो उसको एक नोटिस देनी पड़ती थी कि मैं इस बारे में, फॉर एग्जांपल अगर फाइनेंस होगा तो फाइनेंस के बारे में ये क्वेश्चन पूछूंगा। बट देयर वाज नो राइट फॉर द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन हो गया तो बहुत बार क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछने से जो आंसर होता है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है, तो ऑब्वियसली दूसरा क्वेश्चन पूछना पड़ता है। बट वो जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होता है उसको पूछने का वहाँ पे कोई भी राइट नहीं था। उसी के साथ फॉर द फर्स्ट टाइम देयर वाज अ स्टार्टिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अभी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सेमी इलेक्शन टाइप ऑफ कंडीशन जो थी वो यहाँ पे लाई गई थी। फॉर द फर्स्ट टाइम देयर वाज द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इनिशिएटेड इन इंडिया। आज के टाइम पे भी जो इलेक्शन होता है, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको भी रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। ओके, तो फॉर द फर्स्ट टाइम सेमी इलेक्टेड कंडीशन काइंड ऑफ थिंग जो थी वो 1892 के एक्ट ने चालू कर दी थी। ओके, अभी ये रिप्रेजेंटेशन जो था या फिर ऐसे लोग जो रिप्रेजेंट करते थे बाकी लोगों को, तो वो कहाँ से आते थे, वो मेनली आते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स से, या फिर उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ट्रेड में वर्क करते थे या फिर ट्रेडिंग उनका प्रोफेशन था। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट करने की वजह से उन्होंने एक ग्रुप बना लिया था जिनको कहा जाता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो मेनली कॉमर्स से रिलेटेड वर्क करते थे। तो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे, ये ब्रिटिशर्स के लिए उस टाइम पे बहुत फ़ायदेमंद थे या फिर फेवरेबल थे। अभी उसके पीछे कॉज क्या है, उसके पीछे कॉज जो है वो है मनी, पैसा, प्रॉफिट। तो उसकी वजह से ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो भी अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स उनमें चुनने के बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजते थे। और उसी के साथ जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, बंगाल में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट में थी, बर्मा और पंजाब में थी। तो यहाँ से सबसे कुछ लोग ऐसे चुन के, इनडायरेक्टली चुन के या फिर इनडायरेक्टली इलेक्टेड पीपल्स वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में आते थे। ओके, सो देयर वाज द स्टार्टिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अभी देखते हैं लास्ट काउंसिल एक्ट, इसी को कहा जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। अभी इसमें क्या किया गया था, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनका जो नंबर था वो 16 से 60 तक किया गया था।
ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हमने देखे थे इंडियंस, तो यहाँ पे 1909 में उनका नंबर 60 किया गया था। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस जो है उनको ब्रिटिशर्स उनके जो काउंसिल्स थी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एक प्रमोट या फिर बोल सकते प्रोजेक्टाइल दे रहे थे। बट इशू क्या था, ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे ये इम्पॉर्टेंट डिसीजंस नहीं ले सकते थे। ये सबसे बड़ा इशू था। इम्पॉर्टेंट डिसीजन थे वो ऑफिशियल मेंबर्स ही ले सकते थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर नहीं ले सकते थे। ओके, देन इलेक्टेड मेंबर्स वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड देयर वाज द फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो वर्ड है इलेक्टेड या फिर इलेक्शन, ये वर्ड 1909 में वहाँ पे लाया गया था। बट यहाँ पे इलेक्शन जो था वो इनडायरेक्टली होता था, यानी कि बहुत कम ऐसे लोग थे जो इलेक्शन में वोटिंग कर पाते थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, बहुत सारे कंडीशंस डाल दी थी। फॉर एग्जांपल एनुअली किसी ने टैक्स भरना चाहिए, कोई एजुकेटेड होना चाहिए, तो उन कंडीशंस को जो भी बंदा फुलफिल करता था उसी को सिर्फ उस टाइम पे वोटिंग का राइट था। अगर आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो इंडिया में जो वोटिंग होती है उसको कहा जाता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि एवरीवन हु इज़ अबव द 80 ईयर्स ऑफ एज वो सब वोटिंग के लिए एलिजिबल है। पर उस टाइम पे ऐसे वोटिंग की एलिजिबिलिटी जो थी उसके लिए कुछ कंडीशन थी, लाइक टैक्स पे करो, एजुकेटेड रहो वगैरह एक्सेट्रा। ओके, तो वो लोग जो थे वो सिर्फ इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे एंड वो भी जिसको वोटिंग देते थे वो बाद में रिप्रेजेंटेटिव बन के और किसी को तीसरे बंदे को, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कंसिडर करेंगे इलेक्टेड जो पर्सन्स हैं वो अगर इलेक्शन को खड़े रहते हैं तो उनको वोटिंग देने वाले क्या होंगे, ये जो हमने अभी देखा था टैक्स पे करने वाले या फिर एजुकेटेड पीपल जो होंगे वो इन लोगों को जो इलेक्शन को खड़े हैं उनको वोटिंग देंगे। तो ये जो इलेक्टेड लोग हैं वो क्या करेंगे आगे जाके और किसी को वोट करेंगे, यानी कि जो कॉमन पीपल थे उस टाइम के वो डायरेक्टली इसको वोट नहीं कर सकते थे, उनको इनडायरेक्टली वोट करना पड़ता था। एंड दिस इज़ नथिंग बट द इनडायरेक्ट इलेक्शन। बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया यहाँ पे इलेक्शन लेने का एक प्रावधान जिसको कहा जा सकता है प्रोविज़न 1909 का जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म था उसमें डाला गया था। ओके, उसी के साथ हमने जो स्टार्टिंग में देखा था कंसिडर करो दिस इज वाइसराय, तो उसके लिए दो काउंसिल देखी थी हमने। एक लॉ बनाती थी जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया था और जो दूसरी थी वो उन लॉ को एग्जीक्यूट करती थी या फिर इम्प्लीमेंट करती थी जिसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहा गया था। तो हमने इससे पहले देखा था जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें 1861 से इंडियंस को अलाउ किया गया था, बट ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी इसमें अलाउंस नहीं था। बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन एक्ट ऑफ 1909 ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है इसमें इंडियंस को एंट्री दे दी गई एंड द फर्स्ट पर्सन वाज द सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या फिर प्रसन्ना सिन्हा भी कहा जाता है इनको, सत्येंद्र प्रसन्ना या फिर प्रसाद सिन्हा एज द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अभी वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसमें हमने देखा था कि 5 मेंबर्स थे, तो 5 में से वन ऑफ द मेंबर जो था वो था लॉ मेंबर एंड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे ही वॉज ऑल्सो लॉ मेंबर, फर्स्ट इंडियन लॉ मेंबर ऑफ द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ओके, एट द सेम टाइम देयर वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम्स जिसको कहा जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट। अभी इसका मतलब क्या है, कंसिडर करो दिस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे इलेक्शन के वोटिंग के टाइम पे अलग अलग वार्ड्स होते हैं अलग अलग एरियाज़ में, तो कंसिडर करो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है। अगर ये एरिया में अगर मुस्लिम्स ज़्यादा है तो ये एरिया क्या होगा, मुस्लिम्स के लिए रिज़र्व हो गया। पर ये रिज़र्व होने के बाद भी अगर कंसिडर करो यहाँ पे 60-40 का रेशियो है, यानी कि 60 जो है 60% यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स है एंड 40 जो है यहाँ पे मुस्लिम्स है। तो ये जो 40% होंगे अगर ये एरिया मुस्लिम के रिजर्व हो गया तो 40% में से ही कोई जो बंदा होगा या फिर वन ऑफ द मेंबर जो होगा मुस्लिम कम्युनिटी का वो यहाँ पे इलेक्शन के लिए खड़ा होगा। ओके, और सिर्फ 40% ही ऐसे लोग होंगे जो ये बंदे को वोटिंग करेंगे, बाकी 60% जो है वो ये बंदे को वोटिंग नहीं कर सकते। ओके, अगर कोई सीट मुस्लिम के लिए रिजर्व रखी गई तो सिर्फ वो एरिया के जितने भी मुस्लिम हैं सिर्फ वही उस कैंडिडेट को वोट करेंगे और वो कैंडिडेट भी कौन होगा, वो खुद भी मुस्लिम जो वहाँ का एरिया होगा उसी से खड़ा होगा इलेक्शन के लिए। ओके, सो बेसिकली दिस वाज द सेपरेट इलेक्टोरेट।
ओके, तो इतनी सारी चीज़ें जो थी वो 1909 में लाई गई थी। अभी इसका जो इम्पैक्ट था वो अल्टीमेटली हमें रिजल्ट में कैसे देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है विद द टू नेशन थ्योरी, जो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी जिसको कहा जाता है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन देयर शुड बी द डिवीजन ऑफ द इंडियन टेरिटरी ऑन द बेसिस ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ओके, तो ये जो टू नेशन थ्योरी है उसका बेस बेसिकली ब्रिटिशर्स ने निकाला था कब, 1909 में। ओके, एंड बेसिकली इसके पीछे भी अगर थोड़ा सा अगर जाएंगे तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है या फिर इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है ब्रिटिशर्स की, जिसको कहा जाता है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जो 1857 का रिवॉल्ट था। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल करने के लिए इंडिया में डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था। ओके, एंड सेपरेट इलेक्ट्रोलेट, दिस इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ दैट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ओके, तो फिर से आपको मैं एक बार रिमाइंडर देना चाहता हूँ, हमने अभी अनअकैडमी पे 2 बैचेस चालू किए, एक CAPF के लिए और एक IB के लिए। यहाँ पे हमारे वेल नोन ट्यूटर्स भी है लाइक प्रशांत जगताप सर, दिव्या गुप्ता मैम। ओके, यहाँ पे भी प्रशांत जगताप सर, दिव्या गुप्ता मैम, उन्हीं के साथ नितिन राठौर सर एंड अदर वेल नोन फैकल्टीज़। ओके, अगर आपको एडमिशन लेना है तो जब आप एडमिशन लेते हो, फ़ी पे करते हो, तो आप अगर प्रशांत YT10 ये जो कूपन कोड है इसको दोनों कोर्सेस में अगर यूज़ करते हो तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा वहाँ पे। ओके, थैंक यू, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, स्टे ट्यून।